देखो, तो ये है चैप्टर 2। एक मिनट बेटा होल्ड, 1 मिनट 2 मिनट रुको। फोर्स एम एल टी माइनस टू होता है ना, वो तो डायमेंशन है पहले तो। यस, तो बस मुझे पूछना था, मेरी आवाज आ रही है बिकॉज मैंने फोन से ज्वाइन कर लिया। हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है सर। स्कूल में पढ़ लिया। ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या है बच्चों? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर है, चैप्टर 2। ठीक है, वो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्लास में, देखें जितना हो सकता है। और इंटीग्रेशन का जो तुम्हारा टॉपिक चल रहा है वो कल कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम पढ़े कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? What is a physical quantity? A physical quantity is a quantity which can be measured, right? A quantity that can be measured is called a physical quantity. कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? मेजर करने का मतलब क्या है? मेजर करने का मतलब है हम किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लेंथ को बोलेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को हम बोलेंगे कि लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। उसका रीजन है कि लेंथ की एक वैल्यू बताई जा सकती है मेजर करके, है ना, कि 5 मीटर, 6 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 पिकोमीटर। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली मास इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज किसी भी बॉडी के मास को मेजर करके कोई वैल्यू बताई जा सकती है। ठीक, और टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम बताया जा सकता है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 घंटे, 6 घंटे। और फिजिकल क्वांटिटीज के अगर मैं नाम लूं तो एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स है, प्रेशर है, एनर्जी है। ये जितने भी मैंने नाम लिए, इन सबको मेजर किया जा सकता है और इनकी कोई ना कोई वैल्यू बताई जा सकती है। ठीक है, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, हीट है। सो फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी that can be measured। एक सेकंड बच्चों, ये स्टॉप हो रहा है ना बीच बीच में, एक सेकंड रुको। आ गया वीडियो? यस सर। So a quantity that can be measured is called a physical quantity, is called a physical quantity। जिस क्वांटिटी को
मेजर किया जा सके उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। और काफी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हैं तो सही बट उन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल पेन। पेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। हमें पता है पेन कुछ होता है, ये हमें पता है, लेकिन हम उसकी कोई मेजर करके वैल्यू नहीं बता सकते। सो पेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, थॉट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इनफैक्ट चेयर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, चेयर इज एन ऑब्जेक्ट। डिफरेंस समझ रहे हो? वॉल्यूम ऑफ द चेयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। चेयर की क्या बताई जा सकती है, वैल्यू में क्या बताया जा सकता है चेयर के बारे में, कितनी चेयर्स हैं, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। चेयर, नंबर ऑफ चेयर्स फिजिकल क्वांटिटी है, बट चेयर अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ फिजिकल एंटिटी, इट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो चेयर का मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, चेयर की वॉल्यूम, चेयर की हाइट, चेयर का वेट, वो सब फिजिकल क्वांटिटी, बट चेयर अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी नहीं। समझ गए? फिजिकल क्वांटिटीज की एक तो वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। दोनों ही चीजों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। एक तो होती है वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे किसी भी बॉडी का तुमने मास मेजर किया, किसी भी बॉडी का तुमने मास मेजर किया और वो मास आया 5 kg। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी का हमने मास मेजर किया और वो मास आया 5 kg, तो इसका मतलब ये है कि उस अब तुम्हें आइडिया लग जाता, मतलब तुमने सुना 5 kg तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा, तुम्हें दिमाग में ये पता चल जाएगा अच्छा इतनी भारी होगी, तो आइडिया लग जाएगा 5 kg। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि 1 kg क्या होता है, हमें आइडिया है इस बात का, अच्छा 1 kg इतना हैवी होता है तो ये 5 kg है तो इतनी हैवी होगी। तो जो 1 kg है वो इसकी यूनिट है। तो वो यूनिट का क्या मतलब है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। यूनिट का मतलब है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का मतलब है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट, कि 1 kg मतलब इतना, और वो भी हमने ही सेट करा है। यूनिट हमने बनाई और हमने खुद ही माना कि अच्छा इतने को 1 किलो मान लेते हैं। तो वो जो अब वो 1 kg का ब्लॉक है पेरिस में, एक IUPAC नाम सुना तुमने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। साइंटिफिक बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब डिसाइड करती हैं कि ये सब रूल्स क्या होंगे, है ना। शायद इनकी एक लैब है पेरिस में, वहां पर एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, एक स्टोन रखा हुआ है, उस स्टोन का मास है 1 kg। या फिर इसको इस तरीके से सुनो और समझने की कोशिश करो कि हम ये कह रहे हैं कि उस स्टोन का जो मास है उसे 1 kg मानेंगे। समझ रहे हो? कोई स्टैंडर्ड है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब मैं इसको बोल रहा हूं कि ये वाला मास 5 kg का है, तो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जिसे 1 kg माना है ये चीज उससे 5 गुना ज्यादा है। तो ऐसे ही हमने एक एक रॉड पड़ी है वहां पे, हमने माना कि उस रॉड की जो लेंथ है उसे हम 1 मीटर मानेंगे। इसी तरीके से 1 सेकंड की एक डेफिनेशन है। तो एक स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया हुआ है ताकि हम उसी टाइप की बाकी क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकें, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है उसकी वैल्यू और एक होती है उसकी यूनिट। लेकिन यूनिट ऑप्शनल है, वैल्यू होगी। जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जिसकी यूनिट नहीं भी होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेशियो या इसलिए उसकी यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने 10th में पढ़ा था, शायद तुम्हें याद ना हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, एयर में लाइट की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, बट वैल्यू उसकी होगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स हैं, एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, एक इसकी यूनिट है, जिसमें से यूनिट वाला पार्ट ऑप्शनल। ठीक, ऐसे ही आगे भी तुम बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ने वाले हो जिनकी यूनिट्स नहीं होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो हमने डिवाइड करी है दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है फंडामेंटल क्वांटिटीज।
फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। दीज फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड। अभी इस बात का मतलब समझाता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities। ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। बट इस बात का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं which do not depend upon other physical quantities। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बात का मतलब क्या है अभी समझ में आएगी बात। There are 7 fundamental quantities। There are 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इधर शिफ्ट करो। फटाफट से रिकैप ले लो, ठीक है। 10 मिनट्स की क्लास हो गई है। तुम लोग ध्यान से, कोई ज्यादा बड़ी चीज डिस्कस नहीं करिए। हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक बात सुन लो बच्चों, सिलेबस में चैप्टर 1 नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल्स में करवाया जा रहा है। हो सकता है तुम में से भी किसी के स्कूल में करवाया जाए, और अगर तुम्हारे स्कूल में करवाया जाएगा तो उसमें से क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ऑफिशियली इस साल चैप्टर 1 सिलेबस में नहीं है, तो हम चैप्टर 2 जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यही हमारा पहला टॉपिक है। बिकॉज मैथमेटिकल टूल्स तो एक्स्ट्रा है, वो भी करवाएंगे स्कूल में, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पहला टॉपिक है। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर, और ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इसकी लेंथ मेजर करने का क्या मतलब है, जिसको मेजर करके कोई वैल्यू बताई जा सके। फॉर एग्जांपल तुम बता सकते हो कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मास 100 ग्राम है, तो इसकी वॉल्यूम भी कुछ बता सकते हो तुम, इसका टेम्परेचर भी कुछ बता सकते हो तुम। सो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर करके कोई वैल्यू बताई जा सके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तो एक ही बात हो गई, ठीक है। वॉल्यूम, डेंसिटी, मोमेंटम, प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बिकॉज इनकी वैल्यू मेजर करके बताई जा सकती है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी अब हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज किस किस टाइप की होती हैं। तो पहले टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको बोलते हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक। बट इस बात का मतलब क्या है, अब जरा ध्यान से समझो कि जब हम कह रहे हैं कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend upon other physical quantities, they are fundamentals। बट इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, जैसे जैसे अगर जैसे अगर हम बात करें वर्ड्स की, ठीक है। वर्ड्स हम तब तक नहीं बना सकते जब तक अल्फाबेट्स ना हम बना ले। तो अल्फाबेट्स पे डिपेंड करते हैं वर्ड्स। और सेंटेंसेस तब तक नहीं बना सकते जब तक हम
वर्ड्स ना बना लें। तो सेंटेंसेस किस पे डिपेंड करते हैं? वर्ड्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन सबसे नीचे अगर मैं जाऊं अल्फाबेट्स पे, वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करते। वो तो मैंने ही सोचा ना कि मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, subatomic particles हाँ independent. यस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि जैसे अब जैसे टोटल 120 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और कोई भी चीज अगर तुम उठा के देख लो उसमें उन्हीं एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा तुम्हें। ठीक, समझ में आई बात? तो ऐसा ही कुछ होता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 9th और 10th में तुमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, 11th और 12th में तुम और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लोगे, 100 से ऊपर। लेकिन जितनी भी है, बड़ी हैरानी की बात है, और इससे स्टडी हमारी बहुत इजी हो जाती है, कि जितनी भी है वो सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव करी गई। 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और बाकी सारी उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी। तो इसलिए उन सातों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और बाकी सारी उन्हीं पे किसी ना किसी तरह से डिपेंड करती है। बट क्या मतलब है किस तरह से डिपेंड करती हैं? डिपेंड करने का क्या मतलब है, वो सारी बातें बता रहा हूं। लेकिन जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, और ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, क्या हुआ? मायरा को बुलाओ पहले। अरे क्यों? क्या हुआ उसको? क्या पूछो। पूछिए मम्मा? मम्मा इधर आओ ना। आ गई, इधर ही आ गई। क्या हुआ बेटा? चाय पीते कूट कूट करके थोड़ा थोड़ा करके सारा खत्म करना बेटा, फिर वो रेशा खत्म हो जाएगा। ये, हाँ मैम। अरे तो मैं तो आज यहीं से ले रहा हूँ ना ऑनलाइन क्लास। मैं वो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो उसमें वाईफाई अटक अटक के चलता है, इसलिए मैंने उसको उस पे करा हुआ एयरप्लेन मोड पे। आप बोल दो ना उसको एक बार, अगर उसका कॉल आ रहा है तो, मैं कि मंडे को आ जाए, या उसको बोल दो कि सर बात कर लेंगे, खुद ही बात कर लेंगे, अभी क्लास चल रही है उनकी, और वो मंडे को आएंगे, आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे कितने बजे आना। हाँ नंबर दे दो, पर मेरे पास नंबर है उसका ना। हाँ हाँ तब कर लूंगा, उससे पहले आपके पास कॉल आता तो आप बोल देना, ठीक है? हम्म।
इसमें अदर क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज जो हाँ, अभी अभी हम अगर बात करेंगे और हम क्वांटिटीज लिखेंगे तो हमारा मतलब हमेशा फिजिकल क्वांटिटी ही होगा, ठीक है, और कोई क्वांटिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो ये जो 7 मैंने यहाँ पर लिखी है स्क्रीन पे इस वक्त, ये 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, चौथी टेम्परेचर, पांचवी करंट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनमें वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कुछ जिनका नाम तुमने सुना है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका नाम तुमने नहीं भी सुना है ना। अब एक एक करके जरा समझ लो। पहली बात तो यह है, जरा ध्यान से सुनो। पहली बात तो यह है कि इस स्टेज पे अभी तुमसे पूछेंगे नहीं कि मतलब क्या है इनका। हालांकि तुम कहोगे कि सर मतलब पूछेंगे तो बता भी देंगे हम कि मास का तो हमें पता ही है क्या होता है, लेंथ हमें पता ही क्या होता है, लेकिन इनकी भी अपनी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। तो उनकी हम लोग बाद में बात करेंगे, जिनकी अभी जरूरत नहीं है। मोटे मोटे तौर पे अभी सिर्फ समझ लो ताकि ये टर्म कहीं पे यूज हो तो तुमको पता हो। मास का तुमको आइडिया है कि क्या होता है ना, केजी में मेजर करते हैं, दैट इज मास। लेंथ का भी तुम्हें आइडिया है, बताने की जरूरत नहीं है। टाइम का भी तुम्हें आइडिया है, टेम्परेचर का भी तुम्हें आइडिया है, करंट का भी तुम्हें आइडिया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जब हमने यहाँ पे मास लिख ही दिया तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग से फिजिकल क्वांटिटी लिखने की क्या जरूरत थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? जब हम किसी चीज का नंबर बताते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक चेयर या दो चेयर। हाँ, जब हम बताते हैं 10 एप्पल्स, तो ये जो 10 एप्पल्स में जो 10 है, दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू। तो जब हम किसी चीज का नंबर बताते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी ना। और ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। समझ रहे हो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ समथिंग। अमाउंट का मतलब तो मास भी होता है, अमाउंट का मतलब वॉल्यूम भी होता है, बट यहाँ अमाउंट का मतलब क्या है? यहाँ अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ समथिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज a physical quantity which is related to the measurement of intensity of light. कोई भी लाइट जल रही है, तुम्हारे भी आसपास कोई लाइट जल रही होगी, जैसे यहाँ ट्यूब लाइट जल रही है। अब ये ट्यूब लाइट की जब जब मैं तुमको बोलूं, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब तो एक आम आदमी को ही पता है, ठीक है। जैसे इस रूम में अभी 3 ट्यूब लाइट्स चल रही हैं। अब मैं अगर एक ट्यूब लाइट और जला दूं तो तुम क्या बोलोगे कि इंटेंसिटी बढ़ी है या घटी है? इंक्रीज हुई है ना, ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो, ठीक है, तो ये डिक्रीज हो। तो एक आम आदमी समझता है कि इंटेंसिटी का मतलब है रोशनी। एक ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा ऑन करी तो रोशनी बढ़ गई, और वो सही भी समझता है कहीं ना कहीं। तो लाइट की इंटेंसिटी को भी तो मेजर करने का कोई तरीका होता होगा। क्या सिर्फ हम यही बोलेंगे कि ज्यादा इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी? उसको मेजर करने का भी एक तरीका होता है, और उसकी भी अपनी एक यूनिट होती है और वैल्यू होती है, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड कैंडेला। इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? कैंडेला। वो कैंडल से वर्ड है, क्योंकि पुराने जमाने में बल्ब और ट्यूबलाइट्स तो होते नहीं थे, कैंडल होती थी। तो जो रोशनी का, लाइट की रोशनी का मतलब क्या? कैंडल की रोशनी। तो पुराने जमाने में जो भी रोशनी होती थी कैंडल से होती थी। अब क्या, बल्ब आ गए। अब एक बंदा अपने रूम में काम कर रहा है और उसने देखा कि मेरे को इतनी रोशनी चाहिए। उसने बल्ब बनाने वाले बंदे को कहा कि मुझे इतनी रोशनी चाहिए जितनी रोशनी 10 कैंडल से होती है। तो फिर वहां से एक यूनिट आ गई कि 10 कैंडला का बल्ब बनाओ, है ना। कोई बोला कि मेरे को 5 कैंडल के बराबर रोशनी वाला बल्ब चाहिए, तो 5 कैंडला का बल्ब बनाओ। तो कैंडला इसकी यूनिट होती है। अच्छा, इनमें से ये इन इन सातों में से ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो यहीं पड़ी और यहीं खत्म। ये कहीं है नहीं पूरे सिलेबस में, ना 11th में ना 12th में, ठीक है। तो अगर तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं भी जानोगे तो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट इज कैंडेला, दैट्स इट। ये थी पहले 12th में एक चैप्टर के अंदर, फोटोमेट्री करके 12th में एक चैप्टर था। उसके बाद वो चैप्टर भी उड़ा दिया
और ये फिजिकल क्वांटिटी कहीं होती नहीं है, तो इसलिए इसका नाम यहीं पढ़ोगे और फिर भूल जाओगे इसके बाद, ठीक है। और बहुत टाइम हो गया वो चैप्टर उड़ाए हुए, तो 15 साल हो गए कम से कम। सो अच्छा, सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी। तुम सोच के देखो, तुमने फिजिक्स में कई फॉर्मूले पढ़े हैं, तुमने मास का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा कि मास इक्वल टू ये। मास का फॉर्मूला कहां से लाओगे? मास किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, मास बस होता है। किसी भी चीज का मास जो है वो बस होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब जैसे कोई बोले कि वेलोसिटी, स्पीड, चलो वेलोसिटी के बारे में तुम्हें भी ज्यादा पता नहीं होगा। स्पीड, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर तुमसे कोई बोले कि यार बॉडी की स्पीड बताओ, तुम क्या बोलोगे? डिस्टेंस बताओ और टाइम बताओ कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो तुम तब स्पीड निकाल के बताओगे। तो स्पीड डिपेंड करती है ना, किस पे डिपेंड करती है स्पीड? डिस्टेंस पे और टाइम पे, लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम पे। तो स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, नॉट फंडामेंटल। एक तो हो गई फंडामेंटल, अभी दूसरी वाली का भी मैं नाम लिखता हूं। दूसरी वाली क्या है? डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब क्या है? जो कहीं से आई हो, दूसरी से आई हो। तो दूसरी है डिराइव्ड। तो स्पीड तब तक नहीं बता सकते जब तक डिस्टेंस और टाइम ना कोई बता दे। और कोई तुमसे बोले वो बॉडी का मास बताओ, तुम क्या पूछोगे कि पहले ये बताओ, पहले कलर बताओ? नहीं ना, क्योंकि मास किसी पे डिपेंड नहीं करता। तुम एक ही तरीका है बस कि वेइंग बैलेंस लाओ और उसमें मास मेजर करके बताओ, क्योंकि मास किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, जिसकी जो लेंथ है। और टाइम किसी चीज, टाइम तो बिल्कुल ही किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। टाइम तो चले जा रहा बस एक नॉर्मल स्पीड से, किसी के लिए रुकता नहीं। इसी तरीके से टेम्परेचर किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, करंट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। एक छोटी सी बात बताता हूं, याद रखनी है तो रख लेना, नहीं रखनी तो मत रखना, ठीक है। टेम्परेचर और करंट दोनों डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर हीट पे डिपेंड करता है और करंट डिपेंड करता है चार्ज पे, ठीक है। बट हमने हीट और चार्ज को फंडामेंटल ना मान के टेम्परेचर और करंट को फंडामेंटल माना है। उसका सिर्फ इतना सा कारण है कि टेम्परेचर और करंट को मेजर करना आसान होता है एज कंपेयर टू हीट एंड चार्ज। तुम पॉइंट समझो, हम ये सारी चीजें अपना काम आसान करने के लिए पढ़ रहे हैं, मुश्किल करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। सपोज मैंने फंडामेंटल में चार्ज इंक्लूड कर लिया, मैंने यहां तो कर लिया, मैंने पढ़ भी लिया। आगे प्रैक्टिकली मेरे को बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि चार्ज मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। और चार्ज के सबसे पास जो क्वांटिटी है चार्ज से बिल्कुल मिलती जुलती, जिसको मेजर करना बड़ा आसान होता है, वो क्या है? वो करंट है। तो हमने बोला यार ठीक है चार्ज मत लो, फिर हम बाद में मुश्किल में पड़ेंगे, तो करंट लो, ठीक है। अब ये बात याद रखनी हो तो रख लेना, नहीं तो भूल भी सकते हो। तुम्हारे लिए फंडामेंटल क्या है? टेम्परेचर और करंट। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने बता दिया कि क्या है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने बता दिया, ठीक है। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, बाकी सारी इन पे डिपेंड करती हैं। पर इस बात का क्या मतलब है? तो दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। derived quantities, those physical quantities which depend upon fundamental quantity. Those physical quantities which depend upon fundamental quantities, they are called derived quantities. अब एग्जांपल क्या देना है यार? ये 7 है, बाकी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो इसका एग्जांपल, ठीक। जो भी तुमने क्वांटिटीज पढ़ी है कोई भी लिख दो, इसमें फोर्स लिख दो, वेलोसिटी लिख दो, स्पीड लिख दो, एक्सेलरेशन लिख दो, मोमेंटम लिख दो, प्रेशर लिख दो, थ्रस्ट लिख दो, एरिया लिख दो, वॉल्यूम लिख दो, डेंसिटी लिख दो। इन 7 के अलावा जो भी लिख दो वो सारे इसके एग्जांपल,
इन सात और फिर हीट और वो हीट और चार्ज भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। राइट में यही तो हमने किया है कि जब हमने इन्हें फंडामेंटल मान लिया तो वो डिराइव हो गई। समझ रहे हो? अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक फॉर्मूला है, मेरे पास एक फॉर्मूला है A इक्वल टू बी इंटू सी, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मेरे पास एक फॉर्मूला है A इक्वल टू बी इंटू सी, तो एक्चुअली में B फंडामेंटल होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने मान लिया A को, है ना, तो फिर तो B का फॉर्मूला बन गया ना A बाय सी, तो फिर मैं B को डिराइव मान लूंगा। ठीक, तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो तुमने पूछा है, इस बात का ध्यान रखना कि सात ही है फंडामेंटल। अगर हम उनको भी फिर फंडामेंटल में ही काउंट करने लग गए तो फिर इनको लेने का तो कोई सेंस ही नहीं बना, वो नहीं है फिर फंडामेंटल। पर मैंने तुम्हें अंदर की बात बताई कि एक्चुअल में है बट हम लेते नहीं है, हम उन्हें डिराइव्ड मानते हैं, इन्हें फंडामेंटल। So charge and heat are derived physical quantity और उनके फॉर्मूले भी हैं हमारे पास। ठीक, सो अब हम बार बार क्या कह रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि derived quantities are those physical quantities which depend upon fundamental quantities। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि किसी भी derived physical quantity का एक फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में जो टर्म्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, इन सातों में से ही होंगी। कोई एक नहीं, एक से ज्यादा, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं, ये सातों भी हो सकती है, हालांकि सातों वाली कोई है नहीं बट बनाई जा सकती। ठीक है, तो अच्छा चलो पहले एग्जांपल ही सुन लो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें इन 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 सातों के अलावा एक क्वांटिटी की बात करते हैं विच इज एरिया। ठीक है, एरिया, तो एरिया क्या हुआ, एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एरिया का तुम कोई भी फॉर्मूला सोचो ये उनमें से ही किसी पे डिपेंड करेगा, किसी भी टाइप का एरिया, चाहे तुम रेक्टेंगल का एरिया सोचो, चाहे तुम ट्रायंगल का एरिया सोचो, चाहे सर्कल का एरिया सोचो, चाहे तुम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया सोचो, क्या क्या फैक्टर्स आएंगे सोचो। रेक्टेंगल का एरिया सोचा हमने, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ का क्या मतलब है, ब्रेड्थ तो सिर्फ नाम है तो वो भी लेंथ है तो वो भी लेंथ थी, नाम पे मत जाना। लेंथ से हमारा मतलब सिर्फ लेंथ नहीं है, लेंथ से हमारा मतलब है हर वो नाम जो लंबाई नापने के लिए यूज होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी लेंथ है, जो भी चीज Height। आपकी है कि कोई चीज कितनी लंबी है, कोई चीज कितनी लंबी है, चाहे वो लंबाई वर्टिकल में हो, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, चाहे टेढ़ी हो। ठीक है, चाहे 2D में हो, चाहे 3D में हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे हाइट हो, है ना। तो हाइट, ब्रेड्थ, विड्थ, डेप्थ, रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ये सब तो लेंथ की टर्म्स। ठीक, तो जो जो एरिया है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर हम सर्कल की बात करें तो पाई आर का स्क्वायर, आर इज लेंथ, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुम इन सातों के अलावा उठा के देखोगे तो तुम पाओगे कि उनमें इन्हीं सातों में से कोई चीजें आ रही हैं मल्टीप्लाई होके, डिवाइड होके, और तब तक उसका फॉर्मूला खोलते जाओ जब तक और खुलता जा रहा है, और जब तुम वहां पे पहुंचोगे जब उसका फॉर्मूला और नहीं खुल सकता, तो हमेशा वहां जो चीजें प्रेजेंट होंगी वो उन्हीं सातों में से होंगी। मतलब कोई एक तुझे एक ही चाहिए, है ना, इसी में खुश है। फोर्स, एक ही में खुश रहना चाहिए। तो खुश है, फिर नंबर भी फिर जैसे आएंगे उसमें खुश रहेगी। मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला है। तो कौन सी टर्म है जो यहाँ पे फंडामेंटल आ गई, मास, और कौन सी है जो नहीं आई, एक्सेलरेशन। यानी वो और खुल सकता है, उसको खोलते हैं। मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम,
वैसे तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, बट अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिंपलीफाई करने के लिए वेलोसिटी बाय टाइम बोल दिया। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेट अस अज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी बाय टाइम। अब एक और फंडामेंटल आ गई, अभी भी एक डिराइव्ड है, और खोलो इसको। वेलोसिटी भी खुल सकती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Mass into displacement by time square. बाय टाइम स्क्वायर। अब आ गई सारी फंडामेंटल, अभी और नहीं खुल सकता, है ना? अभी और नहीं खुल सकता क्योंकि तुमने देखा कि यार ना अब मेरे पास मास का कोई फॉर्मूला होता है, ना डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला होता है, टाइम का कोई फॉर्मूला होता है, तो ये अब और नहीं खुल सकता, अभी और नहीं खुल सकता। और जब इस स्टेज पे तुम पहुंच जाओगे जब कोई फॉर्मूला और नहीं खुल सकता, तो तुम देखोगे कि उसमें हमेशा उन सातों में से ही कोई ना कोई होगा। मास है, लेंथ है, टाइम है, इसलिए बोलते हैं इनको डिराइव्ड, क्योंकि ये उन्हीं से ही आ जाती हैं, उन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। कोई ऊपर ले ली, कोई नीचे ले ली, उन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये डिराइव हुई हैं, जितनी भी। अभी तो मैं सिर्फ गिन चुन के वही नाम ले रहा हूं जो तुमने सुने हुए हैं, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन बहुत सारे नए नए नाम तुम पढ़ने वाले हो 11th, ठीक है? बहुत सारे नए नए नाम पढ़ो, उनके नाम अभी नहीं ले ही नहीं रहे, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मतलब होता है, ये पहला टॉपिक है हमारा, तुमको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, दो कैटेगरीज उनकी पता होनी चाहिए, फंडामेंटल और डिराइव। और फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 कौन कौन सी होती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी, ठीक है? ओके, Other than this, fundamentals and बाकी सारी चीजें। हाँ, अदर देन दिस 7 बाकी सारी क्या है? डिराइव्ड है। लेकिन दो ऐसी और क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं, इन सातों के अलावा। Stress और strain। नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, हम बताएंगे। इन सातों के अलावा दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन एंड रेडियन। यस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब एंगल भी तो एक क्वांटिटी है, उसको भी तो मेजर करते हो, 45 डिग्री 60 डिग्री, वो भी तो वैल्यू है। सो एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी जो एंगल मतलब एंगल की जो वैल्यू है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर उसको कैसे छोड़ दे? तो इनके पर उनको हमने अलग से रखा है, ठीक है? उसका रीजन है आगे डायमेंशंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल हैं, और हम बोलते हैं कि बाकी दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है? यहां पे ही हम इसके अंदर ही लिख लें, यहां पे क्वांटिटीज के साथ ही सप्लीमेंट्री प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो वो एंगल है जिसको तुम एंगल कहते आए हो बचपन से। प्लेन एंगल क्या है? जिसको तुम एंगल नापते आए हो बचपन से, जो तुम बनाते हो 2D पेपर पे, जो मैथ्स में तुमने पढ़ा है, ज्योमेट्री में, ट्रिगो में, दैट इज प्लेन एंगल, ठीक है? मतलब अगर मैं सिर्फ एंगल बोलता तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना होती, अगर मैं सिर्फ एंगल बोलता तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना होती। अब मैंने बोला दो है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो तुम्हें कंफ्यूजन हो गई। तो सिर्फ इतना सुन लो कि तुम जिसे एंगल मानते हो वो कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल के बारे में तुमको नहीं पता है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, जरा सोचो। जो 3 डायमेंशनल बॉडीज होती हैं, उन 3 डायमेंशनल बॉडीज में भी एक एंगल बनता है, विच इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं तुमको वाटरमेलन वाला दे सकता हूं। वाटरमेलन को काट के दिखाया होगा कभी, तो कैसा पीस निकालता है शॉप वाला?
वाटरमेलन का ऐसा एक पीस निकालता है, इमेजिन करो, है ना, ऐसा एक पीस निकालता है वाटरमेलन का। ये 2D नहीं है, ये 3D है, ये तो 3 डायमेंशनल है, लेकिन ये हिस्सा एंगुलर है, लेकिन 3D में है। ये भी तो ऐसे निकल रहा है तो ये एंगल, बट फ्लैट एंगल नहीं है, 3D एंगल है, सो दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको मेजर करने का भी तरीका होता है, ठीक है। इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है बता देता हूँ, शायद काम आ जाए। प्लेन एंगल को मेजर करने का जो मेथड है वो तुमको पता है। प्लेन एंगल का मतलब फॉर्मूला तुमको पता है कि ये लिख लेना कहीं साइड में। प्लेन एंगल का तुमको फॉर्मूला पता है, तुमको बताया था ना सेक्टर में, ये एंगल होता है थीटा, सो दैट इज प्लेन एंगल, एंड दिस आर्क लेंथ इज एल, जिनको नहीं पता वो सुन लेना, एंड दिस डिस्टेंस इज आर। ये क्या है, ये एक सेक्टर है, दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये पूरा सर्कल था एक, ये पूरा सर्कल था, ये उस सर्कल का एक पार्ट है। दिस इज व्हाट, दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर की एक आर्क लेंथ है, इस सेक्टर की एक आर्क लेंथ है एल, और इस सर्कल का रेडियस क्या है आर। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एल बाय आर। ठीक है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने ये फॉर्मूला मेरे से पढ़ा हुआ होगा, एल बाय आर, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बट ट्रिगो तुमने पढ़ी है, जिनके पास मैथ्स है, थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उन्होंने भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एल और आर दोनों की स्टैंडर्ड यूनिट पुट करोगे तो थीटा की भी यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट आएगी, एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, बता चुका हूं। ठीक, सॉलिड एंगल को मेजर करने का क्या तरीका होता है, अगर ये एरिया ए है, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये एरिया है ए, और ये जो यहां से इस एपेक्स से, इस वर्टेक्स से इसका जो डिस्टेंस है वो आर, जैसे वो आर पे डिपेंड करता है, ये भी आर पे डिपेंड, ये आर, एंड दिस सॉलिड एंगल इज थीटा। वैसे हम सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो हमारी मर्जी है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉलिड एंगल को, जो ओम का सिंबल होता है रेजिस्टेंस की यूनिट का, बट हम थीटा से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो थीटा होता है ए बाय आर स्क्वायर, थीटा होता है ए बाय आर। कहां से आया, मैथ से आया, कैसे आया जरूरत नहीं है, थीटा होता है ए बाय आर स्क्वायर। सर जो एक W वाला सिंबल होता है वो कौन सा होता है? ओमेगा, वो ये भी होता है, ओमेगा, ये ओम का सिंबल है। ओम, तो ये स्टेरेडियंस का वो है सिंबल। हाँ बता, अच्छा मैं उसको भी ओमेगा बोला क्या, हाँ हाँ सही बोला। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में स्मॉल और कैपिटल होते हैं, ए दो होते हैं ना, ए और ए, तो ये स्मॉल ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा, ठीक है। हाँ, तो अब सोचो, सोचो, ये जो ये पूरा सर्कल होता, अगर ये पूरा सर्कल होता तो आर्क लेंथ क्या होती, पूरा सर्कल होता तो आर्क लेंथ होती 2 पाई आर, पूरा सर्कल होता तो आर्क लेंथ होती 2 पाई आर, और आर से डिवाइड करते हैं, आर से आर कटता, तो थीटा क्या बचता 2 पाई। तो पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है 360, विच इज 2 पाई। और ये सोचो, ये पूरा स्फीयर होता, ये पूरा स्फीयर होता, तो एरिया, सरफेस एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर,
4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो पूरा पूरा स्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है 4 पाई। ठीक, ऐसे निकालते हैं, मतलब इतना याद रख लोगे बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा यूनिट एंगल की, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियंस। एंगल की ऐसा यूनिट है रेडियन। ट्रिको में बताया था एंगल की ऐसा यूनिट है रेडियन, सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन, ठीक है, STE रेडियन। सो 7 फंडामेंटल वो, और ये 2 सप्लीमेंट क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा ओके, तो ये हो गई क्वांटिटीज। अब हमने बात करनी है यूनिट पे। तो सब क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, लेकिन एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं। एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स कैसे हैं, मास है, तो इसकी यूनिट केजी भी होती है, ग्राम भी होती है, टन भी होती है, मेट्रिक टन होती है, क्विंटल होती है, स्लग होती है, एटॉमिक मास यूनिट भी होती है, माइक्रोग्राम भी होती है। ऐसे ही लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, फुट भी होती है, माइल भी होती है, नॉटिकल माइल भी होती है, लाइट ईयर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, नैनोमीटर भी होती है, एंगस्ट्रॉम भी होती है, ठीक है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है। ये जिन सारी यूनिट्स के मैंने नाम लिए, तुम ऐसा मत सोचना कि हमें तो पता ही नहीं है, तुम्हें अभी सब पता चलेगा, इसीलिए चैप्टर पढ़ो। एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती है, तो ये कंफ्यूजन पैदा करती है चीज। तो हमने बोला कि ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की होंगी, क्योंकि कोई यूनिट कहीं यूजफुल पड़ती है, कोई यूनिट कहीं और यूजफुल पड़ती है। अब अगर तुमको 2 प्लैनेट्स के बीच का, या 2 गैलेक्सीज के बीच का, या 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो लाइट ईयर सुटेबल यूनिट है। तुम 2 गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो तो फिर लाइट ईयर में मेजर नहीं कर सकते, वो हम किलोमीटर में करते हैं। और अगर इसकी लंबाई मेजर करनी हो तो किलोमीटर में नहीं करना, सेंटीमीटर में करते हैं। एटॉमिक रेडियस मेजर करना हो तो फिर एक और छोटी यूनिट लेनी पड़ती है, पिकोमीटर की या फेम्टोमीटर की, उसकी बात करेंगे। तो हमने अलग अलग यूनिट्स इसलिए बनाई है क्योंकि प्रैक्टिकली कोई यूनिट कहीं यूजफुल पड़ती है, कोई कहीं यूजफुल पड़ती है, ठीक है, वो सारी एक ही जगह पर नहीं होती। लेकिन हमने कहा ये तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हमने बोला ठीक है, सबकी अलग अलग यूनिट है, लेकिन एक यूनिट सबकी स्टैंडर्ड मानी जाएगी, उसे हम बोलते हैं SI यूनिट, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, लिख लो। मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, M, मीटर, लेंथ केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मोल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला जिसका सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल d, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स। मैं तुमको इसके लेटेस्ट नोट्स दूंगा जो इस साल के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट उनके अलावा तुम्हें वो पार्ट भी पढ़ना होगा जो तुम्हारे स्कूल में करवाया जाता है, वो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी करा सकते हैं। और उसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट स्कूल वाले करवा देंगे अगर किसी चैप्टर का, इसमें से जैसे काफी कुछ कटा है तो वो इसका एक्स्ट्रा पार्ट कराएंगे। जो तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम मेरे को बताना, वो वाला भी फिर मुझे करवाना पड़ेगा तुमको, जिसके स्कूल में जो पार्ट हो रहा है, क्योंकि फिर वो एग्जाम में तो वो देंगे ही अगर करवाना है, ठीक। तो मास की यूनिट है केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन। यूनिट की एक प्रॉपर्टी है कि यूनिट का जो सिंबल है वो कैपिटल होता है अगर वो एक हो तो, और वो साइंटिस्ट के नाम पे हो तो, ठीक है। अगर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट का सिंबल है, जो ज्यादातर यूनिट्स का है, अगर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट का सिंबल है और उसमें एक ही अल्फाबेट है तो वो अल्फाबेट कैपिटल होता है।
अगर उसमें दो अल्फाबेट है तो पहला कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। केल्विन एक साइंटिस्ट था, तो टेम्परेचर की यूनिट का जो केल्विन के है वो कैपिटल होगा। इसी तरीके से करंट की यूनिट है एम्पियर, जो किसी का नाम है, तो एम्पियर का ए जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है। और यहाँ पे मोल, मोल किसी का नाम नहीं था, ठीक, तो MOL में तीनों स्मॉल है। केजी किसी का नाम नहीं था, तो के और जी दोनों स्मॉल है। मीटर किसी का नाम नहीं था, तो M स्मॉल है। और सेकंड किसी का नाम नहीं था, तो S स्मॉल। तो अगर नाम पे नहीं है यूनिट तो स्मॉल अल्फाबेट्स, नाम पे है तो कैपिटल अगर एक अल्फाबेट है और पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल अगर दो अल्फाबेट है। फॉर एग्जांपल प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, जिसमें P कैपिटल रहता है और A स्मॉल। ठीक, बाकी इनके अलावा कूलम चार्ज की यूनिट होती है, नाम पे है कैपिटल C। वॉट पावर की यूनिट होती है, नाम पे है कैपिटल W। धीरे धीरे नोट करना नहीं कर सकते, बट जरूरत नहीं है, अपने आप ये चीजें अभी आ जाएंगी इस चैप्टर में और आगे डिटेल में तो याद हो जाती है। पावर की यूनिट वॉट, नाम है कैपिटल W। एनर्जी और वर्क की यूनिट जूल, नाम है कैपिटल J। फोर्स की यूनिट न्यूटन, नाम है कैपिटल N। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गई इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स और इनकी अपनी अपनी बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम आती हैं। और इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स तो बताई दी है, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक, अब बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या है? अब बड़ी कमाल की बात है कि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज, इतनी सारी, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते इतनी सारी है, लेकिन डिपेंड करती है सिर्फ 7 पे, है ना। मतलब अगर 200 फिजिकल क्वांटिटी है और 100 फंडामेंटल होती तो भी समझ में आती बात, लेकिन इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी और डिपेंड करती है सिर्फ 7 पे। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि इन 7 में से भी ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ 3 पे डिपेंड करती है। और वो 3 क्या है? मास, लेंथ और टाइम। ये तुम अभी क्लास 11 की फर्स्ट बुक फिजिक्स की जो पढ़ रहे हो, फर्स्ट बुक पढ़ोगे और फिर सेकंड बुक भी पढ़ोगे। दो बुक्स हैं, नहीं पता, 2 बुक्स। पहली बुक पूरी और सेकंड बुक मोर देन हाफ, यानी कि मोर देन 75% ऑफ द सिलेबस में तुम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे वो सारी इन तीनों पे ही डिपेंड करेंगी। इन तीनों पे डिपेंड करने का मतलब ये नहीं कि सारी तीनों पे करेंगी, मतलब इन्हीं तीनों में से किसी न किसी पे करेंगे। इनका नंबर नहीं लगेगा बेचारा। टेम्परेचर का नंबर लगेगा जाके आखिरी के बाद में, और बाकी तो 11th में किसी का नंबर नहीं लगेगा। तुम कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ोगे 11th में जिसमें करंट आता हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता हो या ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता हो। तुमको काम निपटा देंगे सिर्फ इन तीनों में, और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर वाली। 12th में तुम पढ़ोगे जिनमें करंट आता हो। इन चारों के अलावा 12th में तुम पढ़ोगे वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें करंट आता हो, और बाकी ये दोनों तो बेचारे फिर भी किसी में नहीं। ठीक है, तो काम बहुत इजी है। तो हमने ये देखा कि जब सारी क्वांटिटीज इन्हीं पे डिपेंड करती हैं तो सबकी अलग से यूनिट याद करने की जरूरत नहीं, है ना। सबकी अलग से यूनिट याद करने की जरूरत नहीं, इन्हीं की याद कर लो और इन्हीं की कॉम्बिनेशन से जैसे क्वांटिटी बनी है वैसे यूनिट भी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा फोर्स, है ना, और जब हमने इसको खोला तो हमको फोर्स का फॉर्मूला ये मिला, हमको फोर्स का फॉर्मूला ये मिला
मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब सोचो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, सबकी अलग अलग यूनिट याद रखनी पड़ती है। तो हमने ये चालाकी करी, हमने सिर्फ बोला सातों की याद रख लो और इसको खोल लो, और जब देखो कि तुम फंडामेंटल वाली हैं तो उनकी जगह उनकी यूनिट्स रख दो। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। समझ गए, समझ गए ना? तो सब फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स नहीं याद रखनी, हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इन सातों की क्या लेनी। कोई बोले कि नहीं हमको ये मीटर केजी ये पसंद ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम ये सातों की कोई और मान लो, तुम इन सातों की कोई और यूनिट्स मान लो, लेकिन सबकी तो तुम्हें भी मानने की जरूरत नहीं। जो भी अपना सिस्टम बनाएगा यूनिट्स का, वो सिर्फ ये सिस्टम क्या है, कोई अपना नया सिस्टम बना रहा है यूनिट्स का, तो सिस्टम का मतलब है कि उसे सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इन सातों की यूनिट क्या लेनी है, बाकियों की नहीं करनी, वो तो इन्हीं पे डिपेंड करेंगी। और अगर हम डिसाइड करते हैं कि इन सातों की हम ये यूनिट्स लेंगे जो येलो से लिखी हुई, बिकॉज ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे हमने बोला कि फोर्स की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब ये सिस्टम में भी पंगा पड़ गया, सब बोलते हैं हम अपना अलग अलग सिस्टम यूज करेंगे, इंडिया वाले बोलते हैं हम यही वाला यूज करेंगे, यूके वाले बोलते हैं हम कुछ और यूज करेंगे, यूएस वाले बोलते हैं हम कुछ और यूज करेंगे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 सिस्टम्स चलते हैं, और वो सिस्टम जो है सातों के बेसिस पे नहीं है, वो इन तीनों के बेसिस पे, क्योंकि हाँ वो है तो सातों के बेसिस पे तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें सिर्फ इन तीनों के बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तुमने तो सिर्फ वही क्वांटिटीज पढ़नी है जो इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो 3 सिस्टम्स हैं दुनिया में जो पॉपुलर है, दे आर कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। पहला सिस्टम है एमकेएस। एमकेएस सिस्टम का मतलब है कि हम मास सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम ये बता रहे हैं कि हम मास लेंथ और टाइम की क्या यूनिट लेंगे। तो एमकेएस सिस्टम में प्रेडिक्ट करो क्या होगा, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड। तो किलोग्राम केजी मीटर एम और सेकंड एस। तो एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जब भी हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हम लेंथ की यूनिट मीटर लेने वाले हैं, मास की यूनिट किलोग्राम लेने वाले हैं और टाइम की यूनिट सेकंड लेने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताएंगे तो उसे उसकी एमकेएस यूनिट बोला जाएगा। जैसे ये यूनिट हमने इसी के बेसिस पे तो बताई है, so this unit is called the MKS unit of force. This is called the MKS unit of force. This is called the MKS unit of force. समझ में आया? ओके। दूसरा पॉपुलर सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस में ग्राम मास के लिए, सेंटीमीटर लेंथ के लिए और सेकंड टाइम के लिए। तो एस सी एम जी और सीजीएस का यही फुल फॉर्म है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? फॉर एग्जांपल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स
Force है mass into displacement by time का square. So CGS unit of force is what? Gram centimeter per second. CGS unit of force is gram centimeter per second square. ठीक है, this will be called the CGS unit of force. बट अब तीसरा बता रहा हूं, बट इन तीनों में से भी सबसे पॉपुलर यही है, इसमें यूनिट्स क्योंकि यूजुअली नहीं इसमें ऐसा ही यूनिट्स सबसे पॉपुलर एमकेएस है, क्योंकि इसमें सारी यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तीसरा सिस्टम है एफपीएस, जो बिल्कुल यूज नहीं होता। फुट मास के लिए पाउंड, पाउंड कौन यूज करता है? कोई नहीं यूज करता है। लेंथ के लिए फुट और इसके लिए सेट, ठीक है, कोई नहीं यूज करता है एफपीएस। बट पूछेंगे एक आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताओ और उनमें कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मतलब क्या क्या यूनिट्स हमने डिसाइड किए हैं, तो उसमें बताना पड़ेगा। ठीक, Excuse me, sir. डायमेंशनल एनालिसिस। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना, कुछ चेक करना। अभी है कौन? Okay, sir. Thank you. Dimensional analysis is the most important part of this chapter. डायमेंशनल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कहीं से क्वेश्चन बने ना बने इसमें से जरूर पूछेंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्या होती है डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशंस का मतलब क्या है? अब क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं सातों पे डिपेंड करने वाली है, तो हमने उन सातों को कोई सिंबल दे दिया और वो सिंबल हम उसके फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उसको डायमेंशन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने सिंबल दे दिया मास को m, लेंथ को l, टाइम को t, टेम्परेचर को k, ठीक है। तुमको तो पहले 3 से ही मतलब है, बट अब मैं सारे के लिख रहा हूं। टेम्परेचर को k, करंट को a, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए C, दोनों को मिला के वर्ड, इनको हमने ये सिंबल दे दिए, ठीक है, और इन्हें बोला गया इनकी डायमेंशंस, मास की डायमेंशन m, लेंथ की l, टाइम की t, इस तरीके से। तो इनकी हेल्प से फिर हमने निकाली बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस। पर क्यों निकाली वो बाद में बात करेंगे, बट पहले हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालना सीखें।
छोटी सी क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, एरिया। अब तुम्हें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हो तो तुम सबसे पहले ये सोचोगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला क्या, कोई भी फॉर्मूला, हर फॉर्मूले से सेम डायमेंशन आनी है। कोई भी फॉर्मूला सोचो, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ कह लो, या पाई आर स्क्वायर कह लो, या 2 पाई आर एच कह लो। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और फिर फॉर्मूले को खोलो, फिर फॉर्मूले को खोलो, और फॉर्मूले को तब तक खोलो जब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं आ जाती। पर इसको तो खोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फंडामेंटल ही है। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई तो तुम उसकी जगह इसके सिंबल लिखो। ये दोनों ही लेंथ है, ये दोनों ही लेंथ है, तो अब तुम क्या लिखोगे, कैपिटल L 2 बार। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L इंटू L। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ एरिया L स्क्वायर, और फिर तुम डालोगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट। ये नोटेशन है, जस्ट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, बट नॉट फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ सीख रहे हो, तो अभी लगाना पड़ेगा। बाद में तो हम देखते भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं लगाते क्वेश्चन, लेकिन अभी तुम्हारी वो स्टेज नहीं है, तो अभी तुम्हारे लिए ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन निकालनी है और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देगी। डायमेंशन समझ गए ना, इसमें से सिंबल उठा के वहां डाल देंगे। और कभी कभी जैसे L स्क्वायर है ना, तो एरिया की डायमेंशन होगी L स्क्वायर, तुमको ये ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, M0 L0 T0, ये ऑप्शनल है। हम इसको सिर्फ L स्क्वायर लिखें, मेरे को तो इसमें कोई सेंस ही नहीं नजर आती M0 L स्क्वायर T0 लिखने, क्योंकि बोलने वाले कहते हैं कि इसलिए लिखा गया है कि पता चले कि M की कोई टर्म नहीं है इसमें, वो तो दिख ही रहा है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि फिर सिर्फ M0 T0 ही क्यों, K0 भी तो लिखो, है तो टेम्परेचर भी नहीं इसमें, A0 भी तो लिखो, ठीक है। बट ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिले तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। अगर तुम कोई और फॉर्मूला पकड़ते एरिया के लिए तो डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिक होती है, जबकि यूनिट एक यूनिक चीज नहीं है। यूनिट तो सिस्टम वाइज बदल जाती है, यूनिट तो जगह जगह बदल जाती है, और कमर्शियली कहाँ यूज कर रहे हैं तो यूनिट बदल जाती है। हम केजी लेते हैं, हम आलू खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं कि 2 किलो आलू दे दो। अब यही मार्केट में जो मेन मार्केट है सब्जी मंडी, वहां पे 100 किलो जाता है, तो वो केजी में बात ही नहीं करते, वो क्विंटल में बात करते हैं। उनको प्रैक्टिकली वो इजी लगती है यूनिट। तो यूनिट तो जगह के हिसाब से बदल जाती है, यूनिट तो सिस्टम के हिसाब से बदल जाती है, लेकिन डायमेंशन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। डायमेंशन का मतलब क्या है कि अगर एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एरिया में लेंथ की 2 टर्म्स होती हैं, दोनों प्रोडक्ट में होती हैं, दोनों ऊपर होती हैं न्यूमरेटर में, और वो हमेशा ऐसे रहेगा चाहे एरिया किसी भी चीज का हो, चाहे सिस्टम कोई भी हो। सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर है, MKS सिस्टम में भी, CDS सिस्टम में भी, FPS सिस्टम में भी, और दुनिया के किसी भी सिस्टम में। तो यूनिट से ज्यादा बढ़िया चीज है ये, क्योंकि ये एक यूनिकनेस प्रोवाइड करती है क्वांटिटी को। लेकिन ये कहाँ यूज होती है और कैसे यूज होती है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम देखें किसी और फॉर्मूले से निकालते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। जब भी तुम्हारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आए उसमें कोई कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता, कांस्टेंट का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता, बिकॉज हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं डायमेंशंस में कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है,
कांस्टेंट थोड़ी देखना चाह रहे, तो वो किस पे डिपेंड करती है, आर स्क्वायर रेडियस, रेडियस इज लेंथ, तो अगेन यहाँ से डायमेंशन क्या आएगी, एल स्क्वायर, तो वो कभी नहीं बदलने वाला। Because हम दो physical quantities के बीच की relationship हाँ, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी, ठीक है। और देखो डायमेंशन, वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला उठाओ, जैसे मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला उठाया L इंटू V इंटू H, और अब इसको और खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही लेंथ्स है, सो दिस विल बी व्हाट, L इंटू L, that is L m0 L क्यूब T0, ठीक। एरिया और वॉल्यूम, यहाँ पे हम क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सब फॉर्मूले लिखने वाले हैं जो तुमने अभी तक पढ़ी हुई है 9th 10th में, और नई भी है बहुत सारी, उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। एरिया तुमको पता है, वॉल्यूम तुमको पता है, नंबर 3 इज डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक, जब तुम एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ऑलरेडी निकाल चुके हो, अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, अब तो जस्ट उसको फॉर्मूले पे पुट कर दो। वॉल्यूम की हम निकाल चुके हैं, L क्यूब है, तो मास m, क्योंकि मास की डायमेंशन का सिंबल है m, और सबको न्यूमरेटर में ले आओ, तो डेंसिटी की डायमेंशन हो गई ml माइनस 3k। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, L बाय T, जिसको कैसे लिखा जाएगा, LT माइनस 1। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही होगी, तो क्या आएगी इसकी डायमेंशन, सेम आएगी। नाइन्थ में फॉर्मूले पढ़े थे, हो सकता है तुम्हें याद ना हो, और हो सकता है याद भी हो, और आगे अभी जो आएंगे वो याद ना हो, लेकिन उसमें टेंशन की कोई बात नहीं। तुमसे हम ये कह भी नहीं रहे कि तुम्हें याद होने चाहिए, हम कह भी नहीं रहे कि तुम्हें याद होने चाहिए फॉर्मूले, बता रहे हैं हमको अब याद कर, ठीक है। लेकिन आगे ये सारे फॉर्मूले इन डेप्थ आने वाले, मैंने बताया था 11th की फिजिक्स ये सोच के बनाई गई है कि बंदे को कुछ नहीं आता, तो बच्चों को टेंशन होती है ना, बोलते सर वेलोसिटी याद ही नहीं, 9th में पढ़ा था, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी वेलोसिटी का पूरा चैप्टर आएगा जहां डिटेल में V से शुरू करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो तुमने 9th में कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, तुमने 10th में कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बिल्कुल नए सिरे से सारी चीजें डिस्कस होंगी, बस सिर्फ इतना फर्क है कि अगर 9th का याद हो तो थोड़ा आसान हो जाता है इसको, बट ऐसा नहीं है कि कुछ कंटिन्यूएशन में कि इतना 9th में पढ़ लिया और आगे की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत। एक्सेलरेशन, change in velocity by time,
एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, याद कर लो नहीं यार, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, कि किसी बॉडी ने वेलोसिटी कितनी चेंज करी है और उस वेलोसिटी को चेंज करने में उसको कितना टाइम लगा है, सो दैट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। और Displacement by time square. हाँ, अब चेंज इन वेलोसिटी की वही डायमेंशंस होंगी जो वेलोसिटी की होंगी। भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब दो वेलोसिटीज का डिफरेंस, 5 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड, सो दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज आल्सो वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी वाली डायमेंशन है ना, सो दिस इज lt minus 1 divided by time t, so this is lt minus 2, ठीक। नंबर 7 मोमेंटम, यहाँ पहले एक और लिख लेते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में, फिजिक्स के 3rd चैप्टर में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी ग्रेविटेशन चैप्टर में। नहीं याद है कोई बात नहीं, नाम पकड़ लो इसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से। अब किसी की भी वजह से हो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है, तो यही तो होगा ना, lt minus 2, नाम से क्या फर्क पड़ता है तो एक्सेलरेशन ही ना, है तो एक्सेलरेशन ही, तो दिस इज व्हाट lt minus 2, याद रखना ही बहुत काम आने वाली है। सर ये इसकी वैल्यू 9.8 वही वाला है। हाँ, इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। हाँ वो ग्रेविटी वो कैपिटल जी। ग्रेविटी की वजह से जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रही है, तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड के बढ़ने के रेट को, कि स्पीड किस रेट से बढ़ती है, जब भी कोई बॉडी नीचे गिरती है उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है 1 सेकंड में। जब भी कोई बॉडी नीचे गिरती है उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर बढ़ जाती है इन 1 सेकंड। मतलब अगर अभी छोड़ा है उसको तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद होगी 19.6, 3 सेकंड बाद होगी 29.4। तो अगर बॉडी 4 सेकंड बाद नीचे गिरी है ग्राउंड को तो 39.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी, और 5 सेकंड बाद गिरी है तो 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, अंग्रेजी में जिसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो lt minus 2। तो कल की कहां है, तूने दोनों क्लासेस मिस करी है, कुर्सी तो ले आ। अच्छा है, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला 9th में था मास इनटू वेलोसिटी। मास इज m। अब जिनकी निकाल चुके हैं उनकी दोबारा निकालने की थोड़ी जरूरत है, कि तुम बोलो कि सर ने कहा था कि इसको वहां तक खोलो, अरे इसकी तो निकाल ली ना, अब दोबारा मत निकालो, इसमें डालो सी मास इनटू वेलोसिटी, m -1, ठीक है। और निकाल लो, 1 2 और कर लेते हैं, बाकी 10 कर लेते हैं। चलो, फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m
और एक्सेलरेशन आया ऊपर क्या, LT माइनस 2, तो LT माइनस 2, तो MLT माइनस 2, MLT माइनस, हाँ यूनिट डायमेंशंस की बात चल, क्या करते हैं, प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, 10वीं क्वांटिटी की डिमांड है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की तो हम निकाल चुके हैं ना, तो वो डाल दो अब यहाँ पे, MLT माइनस 2 बाय एरिया भी निकाल चुके हैं, L स्क्वायर, एरिया भी निकाल चुके L स्क्वायर, तो एक L से L कटेगा, ML माइनस 1 T माइनस 2, ML माइनस 1 T माइनस 2, ठीक। ऐसे डायमेंशंस निकालते हैं, मैं बाकियों की भी निकाल के तुमको सिखा दूंगा अगली क्लास में, बट तुम्हें आइडिया लग गया होगा। तो तुम्हें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे, तुम्हें उसका फॉर्मूला पता हो तो तुम उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, ना पता हो कोई बता दे तो उसकी डायमेंशन तुम निकाल सकते हो। इस स्टेज पे तो आ ही गए, बट हम एक एक करके सबकी ही डिस्कस करेंगे जो जो हमें करनी। अभी के लिए इतना ही, ये शुरुआत थी और लगभग 50% चैप्टर भी था, जो कि बहुत कुछ कट गया है। तो सिलेबस के हिसाब से 50% चैप्टर हो ही गया, मोर देन 50%, सर ये चैप्टर में थियरी ज्यादा है, नॉट मोर देन 50%, 50% नहीं, यहीं तक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस आएगा टॉपिक अगली क्लास में, जो सारा न्यूमेरिकल पार्ट, 50% तो बचा नहीं, मोर देन, अभी तो आपने मोर देन, तभी तो मैंने करेक्ट किया अपने आप को कि नहीं, नॉट मोर देन। फिर मेरे को याद आ गया ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला एक टॉपिक है, हाँ, तो वो भी बच रहा है अभी, और राउंडिंग ऑफ वो भी बच रहा है, वो सिग्निफिकेंट फिगर के पार्ट जो एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर प्रेशर वाले में L माइनस क्यूब नहीं होगा, किसमें, -3 क्यूब नहीं होगा, -3 नहीं होगा, -1 लिखा हुआ है। प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स MLT माइनस 2 बाय एरिया L स्क्वायर, एक L से L कटा, ये L ऊपर जाएगा, तो L माइनस 1 हो जाएगा, और T में तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, तो T माइनस 2 ही रहेगा। ओके सर, समझ आया? यस सर। ओके।